हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स की दुनिया। इस चैनल पर आपके कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर किए जाएंगे। और यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि क्लास 11 से अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आगे चल के हम क्या करेंगे, हम बिजनेस स्टडीज़, अगर हो पाया तो इकोनॉमिक्स को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए। और अगर आप अभी नए इस चैनल पर जुड़े हैं तो सबसे पहले जा कर के जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन्हें जा कर के देखें और अपने डाउट्स को क्लियर करें। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग से रिलेटेड ज़्यादातर सारी बेसिक चीज़ें अच्छे से क्लियर कर ली हैं। और उसमें हमने अकाउंटिंग क्या होता है या फिर अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं अकाउंटिंग की, फंक्शंस, एडवांटेज, इस तरीके की सभी जो क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं या हमसे पूछे जाते हैं वो हमने क्लियर कर लिए हैं। ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि जो भी ये काम हमने किया है, जो भी हमने अकाउंटिंग प्रोसेस की है, उसकी क्या ज़रूरत है या वो किसको ज़रूरत पड़ती है उस इंफॉर्मेशन की। ठीक है, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होता क्या है। अकाउंटिंग इज़ अ सर्विस एक्टिविटी। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक सर्विस एक्टिविटी है। ओके जी, और इसका फंक्शन क्या है, इट्स फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। इसका फंक्शन है कि ये आपको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। ओके, फिर उसके बाद ये क्या है, प्राइमरीली फाइनेंशियल इन नेचर, ये फाइनेंशियल नेचर की होती है। अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज़, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग एक सर्विस एक्टिविटी है जो हमें प्रोवाइड कराती है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती है और किससे रिलेटेड होती है, इकोनॉमिक एंटिटीज से रिलेटेड होती है। और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ कहाँ किया जाता है, इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए। ये जो डेफिनेशन है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की किसके द्वारा दी गई है, ये डेफिनेशन दी गई है अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड के द्वारा। ओके, ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। फिर आ जाता है कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन से हैं। ओके, तो अब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस। इसमें क्या करते हो आप, प्रॉफिट और सरप्लस या फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हो। ठीक है, उसके बाद है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि इसमें बैलेंस शीट बनाई जाती है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताई जाती है बिजनेस की, आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ये सारे इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आपके या इसमें पूरे किए जाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट बनाते टाइम। उसके बाद आ जाता है इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। आपको अकाउंटिंग से कैश फ्लो की भी इंफॉर्मेशन मिलती है। वैसे तो कैश फ्लो जो है वो अभी 11th में नहीं है, आप 12th में पढ़ोगे, लेकिन अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहूँ तो हम ये कह सकते हैं कैश का फ्लो। ठीक है, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कैश फ्लो। ठीक है, कैश का मतलब तो सबको पता है क्या होता है, और फ्लो का मतलब भी सबको पता है कि कैश फ्लो हो रहा है। अब फ्लो क्या है, इनफ्लो, मान लो ये है बिजनेस, ठीक है, और ये है मतलब बाहर भी इन्वेस्टर से जो भी वट एवर आउटफ्लो, ये इनफ्लो हो गया और ये आउटफ्लो हो गया, तो या तो बाहर की तरफ जाएगा या अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कैश का फ्लो हो गया। तो इसी के बारे में भी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, अकाउंटेंसी से मिलती है। ओके, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यूजर्स। अब हमने जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, ठीक है, अभी तक हमने जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उसका यूजर्स कौन कौन है। ठीक है, हमें ये भी तो बताना होगा ना कि यूजर्स कौन कौन है। तो उसके यूजर्स क्या है, एक तो इंटरनल यूजर्स होते हैं और दूसरे कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, ओके, पता चल गया। अब इंटरनल यूजर्स को से जो भी बिजनेस एंटिटी है आपकी, उसके अंदर के जो भी यूजर्स है, जो भी उस एंटिटी के अंदर काम कर रहे हैं वो आपके कौन होंगे, इंटरनल यूजर्स होंगे। एक्सटर्नल यूजर्स कौन होंगे, जो आपके बिजनेस एंटिटी या किसी भी फर्म या फिर कोई भी कंपनी के बाहर हैं और उनको उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो कौन हो जाएंगे, वो एक्सटर्नल यूजर्स हो जाएंगे। ओके, ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम इंटरनल यूजर्स देख लें कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इंटरनल यूजर्स की अगर हम बात करते हैं तो 3 तरीके के यूजर्स हैं। सबसे पहली बात तो ओनर्स, ठीक है, जो भी कंपनी के ओनर्स हैं वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत उनको होती है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे कौन आ जाते हैं, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं मैनेजमेंट। फिर तीसरे पे आते हैं एम्प्लॉय एंड वर्कर जो कंपनी में काम कर रहे हैं। अब ओनर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्या ज़रूरत है,
ये क्वेश्चन आएगा ना हमारे मन में कि ठीक है भैया, हमें पता तो चल गया कि ओनर्स हैं, ठीक है, इनको ज़रूरत है, लेकिन क्यों ज़रूरत है, वाई? तो उसका आंसर ये है कि ओनर्स कौन होते हैं? जो हमारे बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब वो कैपिटल बिजनेस में लगा रहे हैं तो रिस्क किसका है? उन्हीं का है। तो वो ये देखते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू कि उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, वो जो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कहीं रिस्क में तो नहीं है, या रिस्क है तो कितना है, लॉस तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। और मैनेजमेंट का काम क्या होता है? मैनेज करना। किसको? बिजनेस की एक्टिविटीज़ को मैनेज करना। तो उन डिसीजंस को लेने के लिए, यानी कि रिस्क को कम करने के लिए, ठीक है, या फिर मैनेज करने के लिए, मैनेजरियल जो डिसीजंस होते हैं उनको लेने के लिए क्या करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करता है। अब एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को क्या ज़रूरत है? ये तो कोई डिसीजन नहीं ले रहे, लेकिन इनको बोनस तो मिल रहा है, ये कंपनी में काम करते हैं तो इनको बोनस मिलता है। तो ये देखते हैं कि इनको जो बोनस मिल रहा है वो तभी तो मिलेगा जब कंपनी फ़ायदे में होगी, ठीक है। तो इसलिए भी एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, वो ये देख पाएँ कि उनको जो बोनस मिल रहा है वो ठीक मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाता है? हम उसके बाद आ जाते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स में आ जाते हैं बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि बैंक, अब बिजनेस जो होता है ना उसमें बहुत सारे रुपए की ज़रूरत होती है। तो वही बैंक, जो भी बिजनेस है या जो भी कंपनी, उसको लोन की ज़रूरत पड़ती है। लोन कहाँ से लिया जाएगा? लोन लिया जाएगा बैंक से या फिर कोई भी जो भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे। तो फिर जब बैंक लोन देगी तो वो ये भी तो देखेगी ना कि आप उसके लोन को वापस करोगे नहीं करोगे, उसका इंटरेस्ट पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो उसकी जानकारी उसको कहाँ से मिलेगी? उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से मिलेगी, है ना। तो इसीलिए भी बैंक्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, किसके? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। फिर सेकेंड नंबर पे कौन है? सेकेंड नंबर पे हैं इन्वेस्टर्स और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जो भी हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे लोन जो दे रहे हैं वो तो हो गए अपने अलग, लेकिन तो लोन तो बैंक दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वो भी तो ये देखेंगे कि उनके इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब उनका जो पैसा है वो डूब जाएगा, ठीक है, बिजनेस में। तो इस वजह से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं उस बिजनेस की। क्रेडिटर्स भी इसीलिए क्योंकि क्रेडिटर से माल उधार पे लिया जाता है, तो इसलिए भी वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि ऐसा तो नहीं उनको रुपए वापस मिले ही ना मिले। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ क्या करते हैं? पॉलिसीज़ बनाने में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। रिसर्चर्स जो भी अपना रिसर्च वर्क करते हैं उसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। कंज्यूमर्स ये देखते हैं कि हम जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, क्योंकि कंज्यूमर्स यूज़र्स होते हैं उसके प्रोडक्ट के, तो वो ये देखते हैं जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो लो कॉस्ट पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद कौन हुआ? उसके बाद हो गए पब्लिक क्या करती है? वो ये देखती है कि आप सोशल वेलफेयर कितना कर रहे हो, वो ये देखती है कि इकोनॉमिकली आप कितना फ़ायदा दे रहे हो पूरी इकोनॉमी को, ठीक है। उसके बाद कौन आता है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हमारे सारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स कंप्लीट हो गए। यही वो लोग हैं जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। इंटरनल हम फिर से एक बार कर लेते हैं। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। वहीं एक्सटर्नल यूजर्स की अगर हम बात करें तो वो कौन है? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वहीं अगर एक्सटर्नल यूजर्स की बात की जाए तो कौन कौन शामिल है? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़, रिसर्चर्स, कंज्यूमर्स एंड पब्लिक, ठीक है। और ये कैसे इनको ज़रूरत है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिर आ जाते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो ज़रूरत है वो है रिलायबिलिटी, मतलब उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन दे दो, ऐसा नहीं है। मतलब वो वेरीफाई होनी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन आप दो वो वेरीफाई होनी चाहिए, प्रमाणित होनी चाहिए, उसमें कोई भी गलती या पक्षपात नहीं होना चाहिए, एरर एंड बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिलेवेंस का मतलब ये होता है कि जिस भी ज़रूरत के लिए वो इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़र्स को चाहिए ना, वो ज़रूरत इन्फॉर्मेशन पूरी करती हो, ठीक है। नीड्स ऑफ द यूज़र्स इन डिसीजन मेकिंग, जो भी ज़रूरतें हैं डिसीजन मेकिंग में यूज़र्स की वो पूरी कर रही हो, यानी कि उसमें योग्यता हो, उस इन्फॉर्मेशन में ये योग्यता हो कि वो यूज़र्स की ज़रूरत को पूरा करे।
ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाता है अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब जैसे इसके टाइटल से ही पता चल रहा है, अंडरस्टैंड मतलब समझने योग्य। ऐसा नहीं है आपने बहुत ज़्यादा ऐसे पूरा घुमा फिरा के कोई इन्फॉर्मेशन दे दी, यूज़र को समझ में ही नहीं आ रही है। ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए, इस मैनर में प्रेजेंट होनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन कि यूज़र को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, कंपैरेबिलिटी की बात करते हैं, कंपेयर करना कैसे कंपेयर किया जा सकता है, जैसे मान लो एक पीरियड में एक कोई फर्म है, उसमें एक पीरियड मान लो एक जो करंट ईयर है वो वाली और प्रीवियस ईयर, उन दोनों की सिचुएशन या जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसमें कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो यानी कि जब एक ही फर्म में टू डिफरेंट पीरियड के बीच में किसी भी इंफॉर्मेशन का कंपैरिजन होता है वो इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहलाता है। ठीक है, वहीं दूसरी जगह अगर आप दो फर्म अलग अलग फर्म हैं उनके बीच में कंपेयर कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, इंटर फर्म कंपैरिजन कहलाएगा। ठीक है, ये चारों गुण क्या आते हैं, रिलायबिलिटी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन में, रिलेवेंस होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए और कंपैरेबिलिटी भी होनी चाहिए। फिर क्या है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के सिस्टम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम, सेकंड सिस्टम है सिंगल एंट्री सिस्टम। इन दोनों सिस्टम को हम आराम से पढ़ेंगे और डबल एंट्री सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखा है द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वाज डेवलप्ड इन द 15th सेंचुरी। कब डेवलप हुआ था, 15th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इटली में हुआ था। और किसने किया था, ल्यूकस पैसियोली ने किया था। ठीक है, सबसे पहले हमें यही क्वेश्चन आता है ना कि भाई किसने लाया ये सिस्टम, तो किसने लाया, ल्यूकस पैसियोली ने लाया। कब लाया, 15th सेंचुरी में लाया। कहाँ लाया, इटली में लाया। ठीक है, उसके बाद है अब ये सिस्टम में है क्या, तो इस सिस्टम में मैं अगर आपको अभी ये मैं पढ़ भी दूंगी लेकिन मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, एक जैसे आपने सुना होगा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, हर सिचुएशन की कोई दो कंडीशंस होती हैं, ऐसे ही किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, एक ही टाइम पे, जैसे अगर आपने कोई कैश किसी को दिया, ठीक है, आपने एक बिल्डिंग परचेज की तो आपको वो बिल्डिंग मिली और आपने कैश दिया, रुपए दिए होंगे किसी को जिससे भी वो बिल्डिंग परचेज की है, तो उसके टू एस्पेक्ट हो गए ना, एक तो डेबिट एक क्रेडिट, मतलब एक ने रिसीव किया एक ने उसको पेमेंट किया, मतलब एक ने पेमेंट रिसीव किया और एक ने जो भी एसेट है या लायबिलिटी है वो की। ठीक है, तो इसमें वही लिखा है अंडर द सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैड टू एस्पेक्ट, मतलब किसी भी सिस्टम में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसके दो एस्पेक्ट हैं, कौन कौन से, डेबिट और क्रेडिट। एंड एट द सेम टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, मतलब जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो ट्रांजेक्शन की उसी टाइम इट इज़ रिकॉर्डेड वंस ऑन द डेबिट साइड एंड अगेन ऑन द क्रेडिट साइड। जब आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हो उसी सेम टाइम पे उस ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तरह से तो वो डेबिट किया जाता है और दूसरी साइड से वो क्रेडिट किया जाता है। फिर है द डबल एंट्री सिस्टम हैज़ प्रूव टू बी अ साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम। ठीक है, अभी हमने दो सिस्टम पढ़े थे, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो इसमें से जो डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बात की गई है वो ये बात कही गई है कि डबल एंट्री सिस्टम कैसा है, साइंटिफिक है और कंप्लीट है। ठीक है, क्या बात कही गई है कि वो साइंटिफिक है और कंप्लीट है। ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाई एवरी इंटरप्राइज एंड ऑर्गेनाइजेशन, और ये डबल एंट्री सिस्टम जो है वो सभी इंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फॉलो किया जाता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ कैश परचेजेस। ठीक है, जब आप किसी से कैश में कोई चीज़ खरीदते हो, गुड्स आर एक्वायर्ड, गुड्स मिलती हैं एंड इन रिटर्न कैश इज पेड, और उसके रिटर्न में आप क्या करते हो, कैश देते हो। जैसे मैंने अभी बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया था, आपने किसी से बिल्डिंग एक्वायर्ड करी तो आप उसको क्या करोगे, इन रिटर्न कैश की पेमेंट करोगे। तो इस ट्रांजेक्शन में अगर हम देखें, इन द ट्रांजेक्शन एबव टू एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व, रिसीविंग गुड्स और पेइंग कैश। एक क्या ट्रांजेक्शन हुआ कि आपने गुड्स रिसीव करे और दूसरा क्या ट्रांजैक्शन हुआ, आपने कैश की पेमेंट की। ठीक है, फिर है अंडर द डबल एंट्री सिस्टम बोथ दीज एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। जब हम डबल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो हम वहाँ पे दोनों जो है ट्रांजैक्शन या दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जो मतलब गुड्स रिसीव करी तुमने बस लिख दिया रिसीविंग गुड्स और कैश का कोई भी जिक्र नहीं किया, ऐसा नहीं है, हमें दिखाना होगा कि हमने पे किया है क्या, कैश। ठीक है, दूसरी चीज़ है वन पार्ट दैट इज द रिसिप्ट ऑफ गुड्स इज डेबिटेड, जब आप गुड्स की रिसिप्ट लोगे तो वो डेबिट होगी, एंड द सेकंड पार्ट पेमेंट ऑफ कैश इज क्रेडिटेड, जो पेमेंट होगा कैश का वो
क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम ना रूल्स पढ़ेंगे कि व्हाट मतलब क्रेडिट उसका क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, या ऐसे करके कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, ये सब हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डीपली पढ़ेंगे अभी आगे जाके। फिर फीचर्स क्या क्या है डबल एंट्री सिस्टम के, इट मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही एस्पेक्ट नोट कर लोगे, आप दोनों एस्पेक्ट नोट करोगे, तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि ये कंप्लीट रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। इट रिकॉग्नाइजेज द टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। ठीक है, जो भी टू फोल्ड होते हैं एस्पेक्ट के, उनको रिकॉग्नाइज करता है। इन दिस सिस्टम वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड एंड अदर एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, कौन कौन से रूल्स हैं वो हम आगे चल के पढ़ेंगे डेबिट और क्रेडिट के, तो ये उनको फॉलो करते हुए जो डेबिट एस्पेक्ट है उसको डेबिट करता है, क्रेडिट एस्पेक्ट को क्रेडिट करता है। Since one aspect of a transaction is debited and the other is credited, the total of all debited always equal to the all credits। मतलब जब आप सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो ना, जैसे आपने डेबिट जो जो चीज़ें डेबिट ली उनका टोटल करोगे, फिर जो जो चीज़ें क्रेडिट हुई उनका टोटल करोगे, तो वो हमेशा इक्वल आएगा। अगर आपका टोटल इक्वल नहीं आ रहा है तो यानी कि आपकी कहीं पर कोई गलती हो रही है। इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। तो जब आप क्या करते हो, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हो, तो क्या करते हो, डेबिट करते हो चीज़ों को, क्रेडिट करते हो, तो वो दोनों का सम इक्वल आता है। अगर वो इक्वल आ रहा है तो इससे आपको क्या मदद मिलती है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मिलती है। कब, जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो। ट्रायल बैलेंस क्या होता है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसके बाद आता है डबल एंट्री की स्टेजेस क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। हमने क्या क्या पढ़ा था, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। जब हमने अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ा था, पीछे अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था, उसका प्रोसेस पढ़ा था, तो उसमें हमने चीज़ें पढ़ी थी। तो अगर आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो मैं आपसे फिर से कहूँगी, और आपको नहीं पता है तो आप क्या करें, आप प्रीवियस वीडियोज़ को देखें, वो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो आप उससे जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तभी आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगर आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की, किसमें, जर्नल में। फिर क्या करते हैं, क्लासीफाइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल बाय पोस्टिंग देम टू द एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट। हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं जर्नल के बाद। तो जो जो जर्नल एंट्रीज हैं उनसे हम क्या करते हैं, जो एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट होते हैं, मतलब जिसका जो अकाउंट है उसमें उसको पोस्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस, तो उसमें डेबिट क्रेडिट करते हैं चीज़ों को। फिर करते हैं क्लोजिंग द बुक्स एंड प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। ओके, जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं उसके बाद सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, सारी बुक्स को क्लोज करते हैं और क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया कि डबल एंट्री सिस्टम साइंटिफिक है, कंप्लीट है, और उसको सब फॉलो करते हैं। उसमें दोनों एस्पेक्ट जो हैं वो मतलब नोट डाउन किए जाते हैं। तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो सबसे पहले वही सेम चीज़, साइंटिफिक सिस्टम है। ओके, सेकंड, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन, पढ़ चुके हैं हम पहले। अ चेक ऑन द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का दोनों का टोटल इक्वल होता है तो उससे अकाउंट की एक्यूरेसी चेक होती है। असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, हमें प्रॉफिट और लॉस पता चलता है। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हमें फाइनेंशियल पोजीशन की भी नॉलेज होती है। फिर क्या होता है, फुल डिटेल्स ऑफ पर्पजेज ऑफ कंट्रोल, हम क्या करते हैं, जो भी कंट्रोल के जो भी पर्पज है उनकी फुल डिटेल्स हमें मिल जाती हैं जब हम डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी इज़ पॉसिबल, ठीक है, ये भी हम बता चुके हैं कि कंपैरेटिव स्टडी कैसे, क्योंकि अगर आपने 1 ईयर का कोई भी रिजल्ट है, ठीक है, तो आप उसको जो भी प्रीवियस ईयर हैं उनके साथ कंपेयर कर सकते हो। और अगर कोई रीज़न आपके सामने आता है जो आपको चेंज करना है या जो चेंज हुआ है कोई भी डिटेल्स, तो वो आपको पता चल जाएंगी। फिर है हेल्थ मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जो भी मैनेजमेंट का काम क्या होता है, डिसीज़न लेना। आपका जो भी काम हो रहा है, जो भी मैनेजमेंट, जो भी मैनेज आपको चीज़ें करनी है, उन डिसीज़न को लेने के लिए, जैसे आपको कोई चेंज करना है तो आपको क्या होगा, डबल एंट्री सिस्टम हेल्पफुल करता है। उसके बाद लास्ट क्या है, फ्रॉड्स एंड मिसएप्रोप्रिएशंस, मतलब जो भी फ्रॉड्स या अलग चीज़ें, गलत चीज़ें हो सकती हैं, उनसे ये आपको बचाता है, उनको मिनिमाइज़ करता है। कैसे बचाता है, क्योंकि जब आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए अपने अकाउंट्स को बनाते हो तो क्या करते हैं, आपके पूरे अकाउंट्स बनते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। किससे रिलेटेड, आपके सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ से रिलेटेड। तो इससे किसी भी तरीके के फ्रॉड की कोई भी आपके पास कंडीशन नहीं बचती है।
उसके बाद है सिंगल एंट्री सिस्टम। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा एडवांटेजेस देख लिए डबल एंट्री सिस्टम के, स्टेजेस देख लिए डबल एंट्री सिस्टम की, और हमने फीचर्स देखे, और हमने ये देखा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, वो कौन लेकर के आया, उसको कहाँ पर डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब लास्ट है ये टॉपिक सिंगल एंट्री सिस्टम। इसके बाद आपका ये फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मे बी डिफाइंड टू बी एन इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं तो इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, इसको इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम की तरह भी डिफाइन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। इन दिस सिस्टम और ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन द डबल एंट्री बेसिस। इसमें आप जो भी ट्रांजैक्शन आपकी कंपनी या आपके बिजनेस में हो रहे हैं वो सभी जो है डबल एंट्री बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। एज रिगार्ड सम ट्रांजेक्शन बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, मतलब इनकी मर्जी है। अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो आपकी मर्जी है, आप चाहोगे तो दोनों एस्पेक्ट कर लोगे रिकॉर्ड, आप चाहोगे तो हो सकता है कोई वन ही करो, मतलब एक ही एस्पेक्ट करो। मान लो आपने एग्जाम्पल अगर हम लें तो मान लो आपने एक बिल्डिंग, जैसे लास्ट हमने लिया था कि बिल्डिंग परचेज की और कैश का पेमेंट किया, तो अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हो ना तो हो सकता है आप सिर्फ ये लिख दो कि आपने बिल्डिंग परचेज की, ठीक है, या फिर आप सिर्फ लिख दो कि आपने इतना का कैश पेमेंट किया, या फिर आप दोनों भी कर सकते हो, आपका मन है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ना करो। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में यही कहा गया है, एज रिगार्ड्स सम ट्रांजेक्शन बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, एज रिगार्ड्स अदर आइदर वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। ठीक है, ये मेन चीज़ है, ये आपको मतलब याद रखनी है कि क्या है, ये मेन पॉइंट है इसका। ठीक है, और क्या है कि इसको इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद है इंस्टीड ऑफ मेंटेनिंग ऑल द अकाउंट्स ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक आर मेंटेन अंडर दिस सिस्टम। अभी अगर हम बात करेंगे आगे चल के कि कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, जैसे नॉमिनल, पर्सनल, रियल, 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में सारे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, लेकिन इसमें सारे अकाउंट की जगह केवल क्या किया जाता है, पर्सनल अकाउंट मेंटेन किया जाता है और कैश बुक अकाउंट जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, सारे नहीं किए जाते। ओके, अब हम आगे देखते हैं। द अकाउंट्स मेंटेन अंडर द सिस्टम आर इनकम्प्लीट। पहले हमने कह दिया क्योंकि इसका नाम ही है इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम, तो इसमें सारे जो हैं अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए जाते हैं, जो किए जाते हैं वो इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं, अनसिस्टमेटिक होते हैं और रिलायबल भी नहीं होते। रिलायबल कब होंगे? क्योंकि जब वो पूरी तरीके से बनाए गए होंगे। अब जब वो इनकम्प्लीट हैं, ठीक है, वो अनसिस्टमेटिक हैं, उनमें कोई सिस्टमेटिक चीज़ें ही नहीं है, सिस्टमेटिक मैनर में उन्हें रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, तो वो रिलायबल भी नहीं होंगे, इसलिए वो नॉट रिलायबल होते हैं। द सिंगल एंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। सिंस ऑल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, क्योंकि इसमें सारे ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्डेड किए जाते अंडर डबल एंट्री सिस्टम, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। इसीलिए इसमें ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे ट्रांजैक्शंस डबल एंट्री प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। एज अ रिजल्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इसलिए एज अ रिजल्ट अगर हम बात करें तो इसमें ट्रायल बैलेंस भी नहीं बनता, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं बनता और बैलेंस शीट भी नहीं बनती। तो अभी तक हम अगर सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने क्या पढ़ी? ये इनकम्प्लीट है, अनसिस्टमेटिक है, नॉट रिलायबल है। फिर क्या है? इसको क्या कहा जाता है? ऑल्सो नोन एज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या है? थर्ड चीज़ है कि इसमें ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसमें सारे ट्रांजेक्शन जो हैं वो रिकॉर्ड जो नहीं किए जाते डबल एंट्री प्रिंसिपल के बेसिस पे। फिर उसके बाद क्या, एज अ रिजल्ट द प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि इसमें सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाते डबल एंट्री सिस्टम पे, यानी कि इसमें दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं किए जा रहे हैं, तो इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना मुश्किल है या फिर नहीं बन सकती। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ लिया और हमने सिंगल एंट्री सिस्टम को पूरी तरीके से पढ़ लिया। तो इससे हमें क्या पता चला कि डबल एंट्री सिस्टम ज़रूरी है और सिंगल एंट्री सिस्टम ज़रूरी नहीं है। यह कौन सा कंप्लीट है? तो कंप्लीट, अगर हम कंप्लीट सिस्टम की बात करते हैं तो वो कौन सा है? डबल एंट्री। ठीक है, और वहीं अगर हम इनकम्प्लीट की बात करते हैं तो कौन सा है? इनकम्प्लीट सिस्टम कौन सा है? सिंगल
एंट्री। तो और फिर जब वो डबल एंट्री कंप्लीट है तो रिलायबल भी वही है, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी उसी में है, ठीक है, कंपेरेबिलिटी भी उसी में है। वहीं अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करते हो तो वो क्या होगा, रिलायबल नहीं होगा, ठीक है, रिलेवेंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो जो एडवांटेज या जो जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं होती हैं। तो इसी के साथ मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आप अपना फीडबैक ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में दें और अपने डाउट्स को भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।